अर्जुन के सवालों के सामने देव पूरी तरह से हार मान लेता है और अगले ही पल देव अर्जुन के करीब जाता है और उसे गले लगा लेता है। बेटा अर्जुन। अपने पिता देव के मुंह से अपने लिए बेटा शब्द सुनकर अर्जुन अब और भी ज्यादा इमोशनल हो गया है। उसके पास अब वर्ड ही नहीं है कि वो अपने पिता देव को इसका जवाब में कुछ कह पाए। लेकिन कुछ देर बाद हिम्मत करके उसके मुंह से देव के लिए पापा वर्ड निकलता है। पापा, मैंने आपको बचपन से नहीं देखा था, लेकिन मेरी किस्मत देखो, आज ऊपर वाले ने मुझे आपसे दोबारा मिला दिया। किसी ने सच ही कहा है कि उसके घर में ढेर है, अंधेर नहीं। अर्जुन इमोशनल होते हुए देव से कहता है, अर्जुन अब तुम्हें ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं। मैं समझ गया हूं बेटा कि तू मेरा फ्यूचर सन है, और अगर मेरा कहना सही है तो तू ही सुपर अर्जुन है? देव अर्जुन से पूछता है। हाँ पापा, मैं ही सुपर अर्जुन। लेकिन ये आपको कैसे पता चला कि मैं सुपर अर्जुन हूं? अर्जुन के इस सवाल के जवाब में देव कहता है, शायद तुझे याद होगा जिस दिन हमारी इंडियन क्रिकेट टीम के कुछ प्लेयर्स को सुपर अर्जुन यानी कि तेरे क्लोन ने किडनैप करके एक सुनसान बिल्डिंग के अंदर छुपा दिया था। तब तू उन्हें अपने क्लोन से आजाद कराने के लिए उस बिल्डिंग के अंदर गया था, और तुझे ये भी याद होगा कि वहां पर तो कोई और भी आया था। देव की बात सुन अर्जुन याद करते हुए कहता है, हाँ मैं जानता हूं, वहां मेरी तरह एक सुपर हीरो आया था जिसके पास बिल्कुल मेरी जैसी सुपर पावर मौजूद थी। लेकिन मुझे अभी भी ये समझ नहीं आया कि वो आखिर था कौन जिसने मुझे उस दिन मेरे क्लोन के हाथों से मरने से बचाया था। अर्जुन इतना कहकर सोचने लगा, और उसे ऐसे सोच में पड़ता देख देव मुस्कुराते हुए कहता है, वो कोई और नहीं था, मैं ही था अर्जुन। मैं ही था वो जिसने तुझे उस दिन बचाया था। देव के ऐसा कहते ही अर्जुन के चेहरे की रौनक बढ़ जाती है। हाँ, इसका मतलब मेरा अंदाजा सही था। आपको पता है पापा, मुझे काफी टाइम पहले से ही आपके ऊपर शक था कि कहीं आप ही तो वो नहीं जिसने मुझे बचाया, और कई बार तो इस शहर को भी बचाया है। अर्जुन देव से हाथ जोड़ते हुए कहता है, हाँ तुम ठीक कह रहे हो अर्जुन। और रहा सवाल तुम्हारे शक करने का, तो मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि जैसे तुम्हें मेरे ऊपर सुपर हीरो होने का शक था, ठीक वैसे ही मुझे भी तुम्हारे ऊपर शक हुआ था कि तुम ही सुपर अर्जुन हो। खैर ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम श्रीनिवासन के बारे में क्या क्या जानते हो? श्रीनिवासन के बारे में देव एक और सवाल अर्जुन से करता है। जवाब में अर्जुन बताता है कि श्रीनिवासन के साथ टाइम ट्रेवल करने से पहले उसने देव और देविका यानी कि अपने माता पिता की फोटो उसके घर पर एक फाइल के अंदर देखी थी, जिसके बाद शक होने पर वो श्रीनिवासन की खुफिया अंडरग्राउंड लेबोरेटरी के अंदर जा पहुंचता है। उसके बाद श्रीनिवासन और उसकी फाइट भी हुई, लेकिन जैसे ही श्रीनिवासन टाइम ट्रेवल करके 1983 में जाने वाला था, वैसे ही अर्जुन भी उस कारनुमा मशीन के अंदर आ गया और फिर श्रीनिवासन के साथ पहुंच गया है 1983 में। साथ में अर्जुन देव को यह भी बताता है कि उसे एक दिन श्रीनिवासन अपनी कार से आता हुआ दिखाई दिया था। तब अर्जुन ने श्रीनिवासन से पूछा कि वो उसे जानता है या नहीं। तब जवाब में श्रीनिवासन ने बताया था कि वो अर्जुन को नहीं जानता। अर्जुन इस तरह से अपने पापा को सब कुछ बता देता है। हाँ, इसका मतलब तो कुछ ऐसा है जो श्रीनिवासन ने आज तक मुझे नहीं बताया। मुझे श्रीनिवासन के ऊपर तो पहले से ही शक था, इसीलिए उसके एक प्रोजेक्ट को जो इस दुनिया के लिए खतरा साबित हो सकता था, उसे मैंने इंडियन गवर्नमेंट को एक लेटर लिखकर बैन करवा दिया। उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट से वो बात यूनेस्को तक पहुंच गई। फिर यूनेस्को ने भी श्रीनिवासन के खिलाफ एक्शन लिया। तब जाकर श्रीनिवासन अभी शांत बैठा हुआ है। देव अर्जुन को श्रीनिवासन के बारे में और भी कुछ बताता है। अब अर्जुन को सब कुछ समझ आ चुका है और अर्जुन ये भी समझ चुका है कि श्रीनिवासन और उसके पिता देव एक ही रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर काम करते हैं। अच्छा तो अर्जुन, तुम ये बताओ कि अब तुम दोबारा से फ्यूचर में कैसे जाओगे? इसके बारे में कुछ सोचा है तुमने? देव अर्जुन के कंधे में हाथ रखते हुए पूछता है। पापा, मुझे फ्यूचर में जाकर क्या फायदा? जब आप लोग मुझे यहीं मिल चुके हो तो मैं अकेला फ्यूचर में जाकर क्या करूंगा? अभी तो आप मेरे साथ हो, लेकिन सोचो अगर मैं एक बार फिर फ्यूचर में वापस चला जाता हूँ तो दोबारा यहाँ आपके पास नहीं लौट पाऊंगा और आपको हमेशा मिस करता रहूंगा। एक रूखी सी आवाज के साथ अर्जुन देव से कहता है। अर्जुन की बात सुन देव थोड़ा भावुक हो जाता है और कहता है, लेकिन अर्जुन, तुम्हें फ्यूचर में तो एक न एक दिन जाना ही होगा, क्योंकि बहुत सारे काम तुम्हारे ऐसे भी होंगे जो तुम्हें फ्यूचर में करने, इसलिए तुम्हारा फ्यूचर में जाना भी बहुत जरूरी है। और अगर तुम यहीं रह गए तो पूरा समय चक्र ही बदल जाएगा। देव अर्जुन को समझाते हुए कहता है। इसके अलावा देव अर्जुन से कहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड यानी कि काम्या भी फ्यूचर में उसका इंतजार कर रही है। लेकिन यहाँ पर देव अर्जुन से एक और सवाल करता है। अच्छा तो अर्जुन, एक बात बताओ, ये मीनाक्षी तुम्हारे बहुत करीब रहती है, क्या मीनाक्षी भी फ्यूचर में तुम्हारी कोई रिलेटिव होने वाली है क्या? देव के इस सवाल के साथ अर्जुन की हंसी छूट पड़ती है
अर्जुन को ऐसे हंसते हुए देख देव अर्जुन को सिर पर हल्के हाथों से मारते हुए कहता है, जनाब पहले तो सब कुछ भैया भैया कहकर बताते थे, अब बाप समझ कर बता दो, थोड़ी ना मैं तुम्हें खा जाऊं, चलो बताओ। इस सवाल के जवाब में अर्जुन देव को बताता है, पापा असल में मीनाक्षी मेरी सासू माँ है, वो मेरी फ्यूचर गर्लफ्रेंड काम्या की माँ है। अर्जुन के मुंह से ये सुनते ही देव पेट पकड़कर हंसने लगता है और कहता है, अच्छा तो अभी क्या सीन है मीनाक्षी का? इस पर अर्जुन कहता है, यही सीन है कि काम्या की माँ यानी कि मीनाक्षी एक वक्त मुझे पसंद करने लगी थी, लेकिन एन वक्त पर गणेश ने आकर ऐसा होने से रोक लिया। और गणेश ही वही लड़का है जो मीनाक्षी का फ्यूचर हस्बैंड होगा, यानी कि मेरी फ्यूचर गर्लफ्रेंड काम्या के पिता। गणेश मीनाक्षी को पसंद करता है, लेकिन अब मीनाक्षी भी गणेश को पसंद करने लगी है और अब मीनाक्षी का सारा ध्यान मुझसे हटकर गणेश पर चला गया है, तो मैं अभी सेफ हूँ पापा। अर्जुन यहाँ पूरी बात खत्म करता है तो वहीं देव की हालत हंस हंस कर खराब हो चुकी है, उसकी हंसी रुक ही नहीं रही है। अर्जुन इस पर मुंह बनाते हुए कहता है, क्या आप भी? अब हो गया ना, कितना मजाक उड़ाओगे मेरा, और मैंने तो कुछ किया भी नहीं। बेटा मैं यही सोच रहा हूँ कि तूने माँ और बेटी दोनों को इम्प्रेस कर दिया है, वो भी एक ही जन्म में टाइम ट्रेवल करके। इतना कहते ही देव फिर से हंसने लग जाता है। अर्जुन और देव घर में बैठकर अभी आपस में कुछ बातें कर ही रहे होते हैं। इतने में घर की विंडो का शीशा टूटता है। घर की विंडो का शीशा टूटते ही अर्जुन और देव सतर्क हो जाते हैं और फिर एक अजीब सी आवाज आती है जिससे माहौल काफी गंभीर हो जाता है। अर्जुन को बाहर किसी के आने की आहट सुनाई देती है। अर्जुन घर से बाहर निकलकर देखता है तो उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। तो वहीं अब देव भी अर्जुन के साथ घर से बाहर आ गया है। रात के 10:30 बज चुके हैं, लेकिन दोनों ही घर के बाहर हैं और चारों ओर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। तभी अचानक एक जोरदार इलेक्ट्रिक अटैक अर्जुन के ऊपर होता है। उससे पहले अर्जुन संभल पाता और देव से कुछ कह पाता, इतने में एक इलेक्ट्रिक वेव्स का अटैक देव के ऊपर भी आ जाता है। अगले ही पल अब देव और अर्जुन दोनों संभल जाते हैं और दोनों को अब ये समझ आ जाता है कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें खत्म करने के लिए यहाँ आई है। लेकिन अभी भी वो अदृश्य शक्ति उन्हें दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि वो अदृश्य शक्ति कोई और नहीं बल्कि एलियंस टीम मेंबर जेड है, जो यहाँ सुपर अर्जुन को खत्म करने के लिए आया है। एलियंस टीम मेंबर जेड को देव के घर में सुपर अर्जुन होने के सिग्नल आ रहे थे, लेकिन जब वो सामने आकर देखता है तो उसे देव और अर्जुन दिखते हैं, जिन्हें देखकर जेड मन ही मन सोचता है, ये तो सुपर अर्जुन है ही नहीं, फिर ये दोनों कौन है? मुझे सुपर अर्जुन के होने के सिग्नल तो यहीं से आ रहे थे, लेकिन ये सुपर अर्जुन कहाँ है? क्या इन दोनों में से कोई सुपर अर्जुन है? ऐसे ही कई सवाल जेड को काफी कंफ्यूज कर रहे हैं, लेकिन कुछ ही सेकंड में जेड का कंफ्यूजन भी दूर हो जाता है। अर्जुन जो अभी तक साधारण से इंसान के रूप में था, वो अब सुपर अर्जुन बन चुका है। तो वहीं देव भी एक साधारण इंसान से सुपर देव बन जाता है। सुपर अर्जुन और सुपर देव ने जेड को देख लिया है, पर अब वे दोनों मिलकर जेड पर अपने इलेक्ट्रिक वेव से हमला कर देते हैं। सुपर अर्जुन और सुपर देव के इन अटैक से जेड धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ता है, लेकिन अगले ही पल जब सुपर अर्जुन और देव एक बार फिर जेड पर हमला करने की कोशिश करते हैं तो जेड अपनी जान बचाता हुआ वहां से भाग निकलता है। सुपर अर्जुन और सुपर देव जेड को देखकर शॉक्ड हैं, क्योंकि आज पहली बार इन दोनों का सामना जेड से हुआ है। ये कौन था और इसने हम पर हमला क्यों किया? देव थोड़ा शॉक्ड होते हुए अर्जुन से पूछता है। ये तो मुझे भी नहीं पता कि ये कौन था, लेकिन इसे देखकर इतना आइडिया लग चुका है कि ये कोई एलियन था। जवाब में अर्जुन कहता है, अगर ये वाकई में कोई एलियन था तो इसने तुम पर हमला क्यों किया? देव अर्जुन से एक और सवाल करता है। पता नहीं पापा, इसने मुझ पर हमला क्यों किया, लेकिन मैं इतना समझ गया हूँ कि ये मुझे यहाँ पर खत्म करने आया था। अर्जुन देव से कहता है, लेकिन तुमसे किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है अर्जुन? अरे तुम तो हमेशा ही लोगों की मदद करते हो, फिर भला तुम्हारी दुश्मनी किससे हो सकती है? देव के सवाल के जवाब में अर्जुन कहता है, पापा मेरा काम बुराई के खिलाफ लड़ना है, लेकिन इस दुनिया में बुरे लोगों की संख्या और अच्छे लोगों की संख्या बराबर है। मैं अच्छे लोगों का दोस्त हूँ और बुरे लोगों का दुश्मन, इसलिए बुरे लोग शायद मुझे मारना चाहते हैं, और शायद ये वो ताकतें हैं जो इस दुनिया को बुराई के दम पर अपना गुलाम बनाना चाहती है। लेकिन मैं भी इन शैतानी ताकतों को ऐसा कभी करने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं ही बुराई का दुश्मन और अच्छाई का रक्षक सुपर अर्जुन, जिसे अब साथ मिल चुका है मेरे पापा सुपर देव का। ऐसा कहते अर्जुन अपने पिता देव से हाथ मिला लेता है। अगर मुझे पहले पता होता कि तू मेरा बेटा है अर्जुन, तो मैं तो तेरे ऊपर इतनी मुसीबतें कभी आने ही नहीं देता। देव अर्जुन के गालों को थपथपाते हुए कहता है, नहीं पापा, मैं जो काम कर रहा हूँ उससे कदम कदम पर मेरे लिए खतरा मौजूद है, इसलिए अब मेरी पूरी लाइफ खतरों से भरी है। लेकिन अब मैं कहाँ अकेला हूँ? अब तो मेरे साथ आप है ना पापा? मुस्कुराते हुए अर्जुन जवाब में अपने पिता देव से कहता है, लेकिन मैं हमेशा तो तुम्हारे साथ नहीं रह सकता था ना अर्जुन। तुम शायद भूल रहे हो कि तुम 2011 से 1983 में आए हो,
और तुम्हें कभी ना कभी तो फ्यूचर में जाना ही होगा ना। देव एक धीमी सी आवाज के साथ अर्जुन से आगे कहता है, सच यही है कि अगर तुम यहाँ रहे तो सब कुछ बदल जाएगा और हम समय के साथ छेड़खानी कर देंगे और परिणाम पूरी मानव जाति को भुगतना पड़ेगा। देव की बात सुन अर्जुन थोड़ा घबरा जाता है, क्योंकि उसका अब 2011 में जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। पर वो ये अच्छे से जानता था कि अगर ऐसा हुआ तो बहुत कुछ बदल जाएगा। हाँ पापा, आप ठीक कहते हैं, लेकिन मैं आपके बिना कैसे जी पाऊंगा, क्योंकि फ्यूचर में तो आप मेरे साथ हो ही नहीं और ना ही मेरे साथ माँ है। मैं तो वहां फ्यूचर में अनाथ हूँ पापा। ऐसा कहते ही अर्जुन की आंखों से आंसू छलक उठते हैं। एक जोर का लगाऊंगा अगर दोबारा तूने ऐसा कहा तो। अरे पागल, मैं तो हमेशा तेरे साथ रहूंगा, फिर बात फ्यूचर की क्यों ना हो, मैं वहां भी तेरे साथ रहूंगा। ऐसा कहते ही देव और अर्जुन एक दूसरे के गले लग जाते हैं। कुछ देर बाद देव अर्जुन से कहता है, अच्छा तो अर्जुन, मुझे तू एक बात बता कि अगर तुझे वापस फ्यूचर में जाना हो तो तू कैसे जाएगा? क्या तू श्रीनिवासन की उसी टाइम ट्रेवल मशीन से वापस फ्यूचर में जाएगा जिस टाइम ट्रेवल मशीन से तू पास्ट में 1983 में आया था, या कुछ अलग सोचा है? देव के इस सवाल से अर्जुन थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाता है और कुछ देर बाद सोचकर कहता है, इसके बारे में तो मैंने अभी तक कुछ सोचा ही नहीं कि मैं 2011 में कैसे वापस जाऊंगा, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि मेरे फ्यूचर में जाने का कनेक्शन आपकी और माँ की शादी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब तक आप दोनों की शादी नहीं हो जाती तब तक मैं भी फ्यूचर में कभी वापस नहीं जा पाऊंगा। लेकिन अर्जुन, ये सब इतनी जल्दी में कैसे होगा? क्या देविका अभी मुझसे शादी करने को तैयार होगी? देव थोड़ा टेंशन में आकर अर्जुन से पूछता है। हाँ जरूर होगी, क्योंकि मैंने आपकी और माँ की शादी की बात पहले ही अपने नाना नानी जी से कर ली है। अरे नाना नानी तो चाहते हैं कि आप दोनों की शादी जल्द से जल्द हो, बस अब माँ मान जाए तो काम बन जाए। लेकिन उससे पहले मुझे माँ से मिलना है और उन्हें भी अपने बारे में सारी सच्चाई बतानी है, क्योंकि जब मैं वापस चला जाऊंगा तब मैं दोबारा कभी भी माँ और आपको नहीं देख पाऊंगा। अर्जुन अभी मायूसी के साथ देव को जवाब देता है। अर्जुन की ये बात सुनकर देव भी थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाता है। एक तरफ अर्जुन और देव मिल गए थे, वहीं दूसरी तरफ एलियंस टीम मेंबर जेड लड़खड़ाता हुआ अपनी एलियंस टीम के पास पहुंचता है। जेड की ये हालत देखकर सभी एलियंस टीम मेंबर चौंक उठते हैं, क्योंकि एलियंस टीम हेड रोमा ने जेड को सुपर अर्जुन को खत्म करने भेजा था, लेकिन यहाँ तो दांव उल्टा ही पड़ गया। जेड तो सुपर अर्जुन और सुपर देव के हाथों बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाता हुआ भागा है। क्या हुआ जेड, तुम ठीक तो? लाइका जेड के पास आकर उससे कहती है, तुम्हें तो हमने सुपर अर्जुन को खत्म करने भेजा था, लेकिन तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तुम सुपर अर्जुन के हाथों खुद की जान बचाकर भागते हुए आए हो। गुस्से से आग बबूला होकर टीम हेड रोमा जेड से कहता है, मुझे माफ कर दीजिए हेड, मैं गया तो था सुपर अर्जुन को खत्म करने के लिए, लेकिन जब मैं सुपर अर्जुन को खत्म करने गया तो वहाँ एक और सुपर अर्जुन जैसा ही ताकतवर इंसान था, जिसके साथ मिलकर उन दोनों ने मुझ पर हमले करने शुरू कर दिए, जिसके बाद मुझे मजबूरन वहां से अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। टीम हेड रोमा के आगे हाथ जोड़ते हुए जेड कहता है, अच्छा तो ये बात है, वो दूसरा इंसान कौन था? क्या तुम उसे जानते हो? क्या तुमने पहले कभी उसे देखा था? एक और सवाल टीम हेड रोमा जेड से करता है। जवाब में जेड कहता है, नहीं, मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। इतने में टीम हेड रोमा के पास में खड़ी लाइका रोमा से कहती है, लेकिन मैंने उसे देखा है, क्योंकि उसने भी कई बार लोगों को मुसीबतों से बचाया है, और एक बार तो उसने सुपर अर्जुन के क्लोन से सुपर अर्जुन की जान बचाई थी। इसका मतलब ये हुआ कि सुपर अर्जुन और उसका कोई गहरा कनेक्शन है। लाइका के ऐसा कहते ही पास में खड़ा गामा भी थोड़ा आगे आते हुए कहता है, और इसका मतलब तो ये भी हुआ कि सुपर अर्जुन को मारना इतना आसान भी नहीं है जितना हम अभी समझ रहे थे, क्योंकि अब सुपर अर्जुन अकेला नहीं है, बल्कि अब उसके साथ एक और उसी की तरफ पावरफुल इंसान की ताकत है, और ये दोनों मिलकर किसी भी दुश्मन पर भारी पड़ सकते हैं। तुम ठीक कह रहे हो गामा, इसलिए अब हमें अपना हर एक कदम फूक फूक कर बड़ी सावधानी से उठाना होगा, क्योंकि अब हमारा दुश्मन सिर्फ डॉक्टर जूल और सुपर अर्जुन नहीं, बल्कि वो अनजान शख्स भी है जो सुपर अर्जुन के साथ मौजूद है। टीम हेड रोमा गामा की बातों से सहमति जताते हुए कहता है, और इसी तरह अब सारी एलियंस टीम सुपर अर्जुन और सुपर देव के बारे में सोचने लगती है। तो वहीं इन एलियंस की कैद में फंसा डॉक्टर जूल का क्रिएशन काला अब धीरे धीरे होश में आ रहा है। उसने वो सारी बातें सुन ली है जो अभी तक एलियंस टीम सुपर अर्जुन और सुपर देव के बारे में कर रही थी। एक तरफ काला ने अनजाने में सब कुछ सुन लिया था, तो वहीं डॉक्टर जूल अभी अपनी लेबोरेटरी में बैठकर कुछ सोच रहा है, और उसको अब ये बात भी पता चल चुकी है कि काला को
एलियंस ने कैद कर लिया है और इसलिए अब डॉक्टर जूल टेंशन में आ चुका है। काला, मैंने तुम्हें उन 2 एलियंस को पकड़ने के लिए उनके पास भेजा था, लेकिन तुम तो खुद उनके गुलाम बन गए। ये कैसे हो सकता है? द ग्रेट साइंटिस्ट डॉक्टर जूल का खूंखार क्रिएशन काला कैसे किसी का गुलाम बन सकता है? अपना हाथ टेबल पर पटकते हुए डॉक्टर जूल कह रहा है। अब हर बार की तरह इस बार भी डॉक्टर जूल वापस अपना रिमोट उठाता है, जो कि टेबल पर उसके हाथ मारने से कुछ देर पहले नीचे जमीन पर गिर गया था। डॉक्टर जूल उस रिमोट को उठाकर उसमें मौजूद ब्लू कलर के बटन को दबाता है और इस बार क्या होने जा रहा है किसी को कुछ नहीं पता। उस ब्लू कलर के बटन के दबते ही पूरी लेबोरेटरी में धुआं ही धुआं पसर रहा है और इस धुएं के बीच हल्की हल्की बिजली की चमक सी आनी शुरू हो गई है। फिर एक पल के लिए अंधेरा और अगले ही पल के लिए बिजली की चमक। लेबोरेटरी के अंदर इस नजारे को देखते हुए डॉक्टर जूल अब खुद भी घबरा गया है, लेकिन अगले ही पल एक धीमी लाल रंग की रोशनी लेबोरेटरी में आती है और उस रोशनी के बीच कुछ ऐसा दिखाई देता है जो डॉक्टर जूल ने पहले कभी नहीं देखा था। अचानक उस अजीब सी रोशनी के बीच एक अजीब सा जीव नजर आने लगता है और उस अजीब से जीव का चेहरा काफी डरावना है। उसकी सिर्फ एक ही आंख है, उसका मुंह नहीं है, लेकिन उसके 5 हाथ है। डॉक्टर जूल अब उसे देखकर खुश हो जाता है और हंसते हुए तुम काफी खौफनाक हो और खतरनाक भी, इसलिए मैंने तुम्हारा नाम ड्राउला रखा है। आज से तुम मेरे सबसे खतरनाक हथियार ड्राउला हो। जाओ ड्राउला, जाओ और अपने दोस्त काला को उन एलियंस की कैद से आजाद कर दो। जाओ और उन सभी को पकड़कर मेरे सामने लाओ, क्योंकि अब सभी एक जैसे मेरे गुलाम बनेंगे। डॉक्टर जूल के ऐसा कहते ही ड्राउला एक अजीब सी आवाज के साथ वहां से चला जाता है, एलियंस की कैद से काला को आजाद कराने के लिए। ये अगली सुबह की बात है। अर्जुन और देव अपने ऑफिस के लिए तैयार हो रहे हैं। कुछ देर बाद देव और अर्जुन दोनों ब्रेकफास्ट की टेबल पर बैठते हैं और श्रीनिवासन के बारे में बातें करने लगते हैं। वैसे पापा, क्या आपको नहीं लगता कि जितनी बार भी शहर को तबाह करने की कोशिश की गई है, मुझे लगता है उतनी बार ही ये कोशिश श्रीनिवासन ने की है? अर्जुन देव से कहता है। अर्जुन की इस बात पर देव कुछ देर तक सोचता है, फिर अचानक अर्जुन से कहता है, अरे नहीं, श्रीनिवासन ऐसा कभी नहीं कर सकता। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं कि श्रीनिवासन ने वो टाइम ट्रेवल मशीन बनाई जिससे वो फ्यूचर की यात्रा कर पाया, लेकिन इतने खतरनाक शैतान जो कि इस दुनिया को तबाह करने की कोशिश में लगे हुए हैं, ये काम श्रीनिवासन का नहीं हो सकता। मुझे इसमें किसी और का हाथ लगता है। किसी और का हाथ? मैं कुछ समझा नहीं पापा, अर्जुन थोड़ा सा हैरान होते हुए कहता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर देव को अभी अपने साथ हुई वो घटना याद आती है जब उसे एक दिन डॉक्टर जूल ने एक बड़ी सी गुफा के अंदर बंद कर दिया था और तब जाने अनजाने में डॉक्टर जूल ने देव को अपना नाम बता दिया था और इस शहर में तबाही के पीछे की वजह भी खुद को बताया था। अभी यही बात देव अर्जुन को बताता है। देव की बातें सुनकर अर्जुन अब पहले से भी ज्यादा टेंशन में आ जाता है। अब उसके दुश्मन बढ़ते जा रहे हैं। जहाँ पहले श्रीनिवासन ही उसका दुश्मन था, लेकिन अब उसके दुश्मन जो उसकी जान के पीछे पड़े हैं वे पावरफुल एलियंस है और साथ ही डॉक्टर जूल और उसके खतरनाक आविष्कार भी। अच्छा, तो अभी तक इस शहर को तबाह करने के पीछे डॉक्टर जूल का हाथ था। पापा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये डॉक्टर जूल हमें मिलेगा कहाँ? अर्जुन देव से पूछता है। अरे इतना तो मुझे भी नहीं पता कि डॉक्टर जूल हमें मिलेगा कहाँ, लेकिन अगर हमें उस तक पहुँचना है तो हमें खुद को उसके गुलामों द्वारा गुलाम बनना होगा। देव अर्जुन को समझाते हुए कहता है, उसके गुलाम द्वारा गुलाम बनना होगा? मेरी तो समझ में कुछ भी नहीं आ रहा पापा कि आप क्या कह रहे हैं। अर्जुन थोड़ा टेंशन में आकर एक और सवाल देव से करता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब डॉक्टर जूल के भेजे हुए डेविल्स इस बार फिर हम पर हमला करेंगे तो हम उनसे लड़ने के बजाय ये कहेंगे कि हम उनके गुलाम बनने को तैयार हैं। जब हम उनके गुलाम बनने को तैयार हो जाएंगे तो वो हमें डॉक्टर जूल के पास ले जाएगा और इसी बहाने से हम आसानी से डॉक्टर जूल तक पहुंच सकते हैं। देव अपना दिमाग लगाते हुए कहता है। देव का ये आइडिया सुनकर अर्जुन के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो अपने पिता देव से कहता है, क्या बात है पापा, आप तो बिल्कुल मेरी तरह निकले, एकदम इंटेलिजेंट। अच्छा, तेरी तरह? रुक, अभी तुझे बताता हूँ। मजाकिया अंदाज में देव अर्जुन से कहता है। वैसे पापा, मुझे एक बात समझ नहीं आई कि हम श्रीनिवासन का क्या करेंगे, क्योंकि श्रीनिवासन भी तो 2 है ना? धीमी सी आवाज के साथ अर्जुन देव से कहता है। 2 श्रीनिवासन? ये कैसे हो सकता है? यहाँ पर देव को थोड़ा शॉक्ड होता है
उसे यकीन नहीं हो रहा है कि एक साथ दो दो श्रीनिवासन कैसे हो सकते हैं। पापा ये सच है, क्योंकि जहां तक मुझे इस फाइल से वो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली है उससे तो पता चलता है कि श्रीनिवासन 1984 से 2011 में आया था, और जब वो वापस 2011 से पास्ट में आया तो 1984 में नहीं लौटा बल्कि 1983 में लौटा, जिससे कि वो एक साल के अंदर की गई अपनी सारी गलतियों को सुधार कर अपने मिशन पर दोबारा काम कर सके। अर्जुन की ये बात अब देव को समझ आ चुकी थी। अर्जुन, अब तो मेरा शक यकीन में बदल चुका है कि हो न हो डॉक्टर राव के कत्ल के पीछे भी श्रीनिवासन ही होगा। देव अर्जुन को समझाते हुए कहता है, हाँ पापा, आप ठीक कह रहे हैं। जो इंसान एक ऐसे मिशन को बनाने की सोच रहा था जो इंसान के लिए घातक है, जरा सोचिए पापा कि वो इंसान किसी एक इंसान की जान की परवाह क्यों करेगा। इसीलिए मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि हो न हो डॉक्टर राव को श्रीनिवासन नहीं मारा है। अर्जुन भी कहता है। अपनी बातों में अर्जुन की हामी देव को अच्छा लग रहा है, इसलिए देव अर्जुन की बातों में हाँ में अपना सिर हिला देता है। और तभी देव गुस्से से कहता है, अगर ऐसा है तो फिर श्रीनिवासन अब मुझसे नहीं बचेगा।